तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे एक स्टेट से यानी कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फिर गैस अवस्था में किसी भी मैटर को या पदार्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड में किस तरीके से हम परिवर्तन ला सकते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में। तो दो तरीके हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन लाने के। पहला तो है कि हम तापमान में कुछ परिवर्तन करें और दूसरा है कि हम दाब यानी कि प्रेशर में कुछ चेंज करें। तो टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। अब देखिए, इसको यहाँ डायग्रामेटिकली शो किया गया है। जब हम सॉलिड यानी कि ठोस की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसे हीट करेंगे, इसका मतलब है अगर हम इसे ऊष्मा देंगे तो ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में यानी कि द्रव्य अवस्था में। तो फ्यूजन या मेल्टिंग एक ही बात है। ठीक है, चाहे आप मेल्टिंग कह लीजिए चाहे आप इसको फ्यूजन कह लीजिए। हिंदी में से गलना कहते हैं। ठीक है, तो गलन यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में ये कन्वर्ट हो रहा है हीट देने से। अगर हम लिक्विड को फिर से हीट करेंगे, यहाँ पर भी अगर हमने हीट प्रोवाइड करी यानी ऊष्मा दी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस अवस्था में। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं इसे। ठीक है, तो लिक्विड से अगर जब हम उसे हीट करते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे कहेंगे वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण। अब देखिए, अगर गैस को आप फिर से ठंडा करें, जैसे कि अगर हम वाटर का एग्जांपल ले लें, ठीक है, यहीं से अगर हम वाटर का एग्जांपल लेने चलेंगे तो वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में है तो आइस, उसे आपने क्या किया, फ्रीज़र से बाहर निकाल दिया तो उसे हीट मिल रही है बाहर की, या आप उसे गैस पे चढ़ा दीजिए किसी बर्तन में रख के, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड यानी वाटर में। फिर वाटर को अगर हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। अब मान लीजिए जिस बर्तन में आप वाटर को हीट कर रहे थे और उससे वाटर वेपर यानी स्टीम बन रही थी, उस पर आपने कोई प्लेट ढक दी और आपने नीचे से गैस बंद कर दी है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। प्लेट को अगर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे दिखाई देंगी। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई हैं, वो आई हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जब गैस जो है ठंडी होती है, ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ऊष्मा दे रहे थे लिक्विड से गैस पे आने में, लेकिन अब गैस से हम वापस लिक्विड के स्टेट में कैसे जा सकते हैं, अगर हम वापस से वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो कंडेंसेशन यानी संघनन का प्रोसेस होगा और इसके द्वारा क्या किस अवस्था में आ जाएगा, वो द्रव्य अवस्था में आ जाएगा। फिर अगर हम लिक्विड को फिर से फ्रीज़र में रख दें, आप पानी की जो ट्रे है वो भर के अगर आप फ्रीज़र में रख देंगे तो वहाँ आप फ्रीज़र में देखेंगे जब टेम्परेचर और कम मिलेगा उसको तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फिर से सॉलिड में कन्वर्ट। तो इस तरीके से टेम्परेचर चेंज करके हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं पदार्थ की। अब देखिए, जब टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा है, यानी कणों के स्तर पर या आप कह लीजिए पार्टिकल लेवल पर क्या हो रहा है। हमने पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो हैं, इन सभी पदार्थों में चीज़ें किसकी बनी हुई है, कणों की बनी हुई है, पार्टिकल्स की बनी हुई है, लेकिन उनका अरेंजमेंट सब में डिफरेंट है। सॉलिड में जैसे कि अगर हम बात करें तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये एकदम फिक्स्ड रहते हैं, अपनी पोजीशन पे रहते हैं और इनके बीच में जो ये स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, फिर लिक्विड में हमने देखा था स्पेस इससे ज़्यादा होती है और फ्रीली थोड़ा मूव करते हैं पार्टिकल्स। और गैसियस अवस्था में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इनमें गतिज ऊर्जा होती है और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है पार्टिकल्स के अंदर, और जो इनके बीच की जो स्पेस है, ये जो खाली रिक्त स्थान है जो पार्टिकल्स के बीच का, वो बहुत ज़्यादा होता है। जब हम तापमान कम करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो कम होने लगती है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो गतिज ऊर्जा की वजह से ही करते हैं, और गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, अर्थात जब तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जब हमने टेम्परेचर, देखिए यहाँ सॉलिड से जब हम लिक्विड में जा रहे थे टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल्स को और ज़्यादा गतिज ऊर्जा मिली, उन्हें इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि वो ये जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है सॉलिड का उसमें से
बाहर निकल सकते हैं और फ्रीली मूव करना शुरू करेंगे, और वो फाइनली कौन सी स्टेज में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेज में आ जाते हैं। फिर अगर लिक्विड को और ज़्यादा हीट करेंगे तो और भी ज़्यादा इसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाएगी तापमान बढ़ने से, और वो और भी ज़्यादा फ्री मूवमेंट करना शुरू कर देंगे और ये गैस की अवस्था में आने लगेंगी। तो ये आपका प्रोसेस चल रहा है जब हम पार्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कणों के स्तर पर बात कर रहे हैं। ठंडा करने पर भी यही है, जब हम गैसियस अवस्था में यानी वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, जब इसको पार्टिकल्स को ठंडा किया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगी। तापमान कम हुआ, गतिज ऊर्जा कम हुई, तो ये जो रैंडम मोशन हो रहा था पार्टिकल्स का, ये इधर उधर जो इतना भाग रहे थे, ये थोड़ा कम हो जाएगा मूवमेंट। धीरे धीरे ये मूवमेंट जब रुकने लगेगा तो ये द्रव अवस्था में आएगी, ठीक है। और जब हम इसे बिल्कुल ही स्थिर कर देंगे तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके फिर से सॉलिड वाली अवस्था में। तो इस तरीके से आपका ये पार्टिकल लेवल पर चलता है। अब देखिए एक और प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस है आपका अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो, ठीक है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में आए बिना वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, सीधे ठोस से गैसियस अवस्था में आ जाए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। ये सब्लिमेशन कहलाता है। चाहे सॉलिड से वापस गैस में आना हो या गैस से वापस से सॉलिड स्टेट में जाना हो, इसे हम सब्लिमेशन कहेंगे। तो यहाँ से हमने सारे प्रोसेसेस जान लिए हैं। सॉलिड से लिक्विड में आ रहे तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस में आ रहे वेपोराइजेशन, गैस से वापस लिक्विड में जा रहे कंडेंसेशन, और लिक्विड से वापस सॉलिड में आ रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन। अब देखिए ये जो हमारा कन्वर्जन है, जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है हीट करने पर, ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एक निश्चित तापमान पर। तो इस तापमान को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट या हिंदी में इसे कहा जाता है क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, ठीक है, बॉइलिंग होने लगती है, उसे कहा जाता है क्वथनांक। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी इतनी डिग्री ऊर्जा इसको चाहिए, तब जो है ये किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, गैसियस अवस्था में आना शुरू होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें फ्यूजन प्रोसेस की यानी मेल्टिंग की, गलन, तो देखिए इसमें क्या आता है, इसको हम कहते हैं गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो जिस टेम्परेचर पर ठोस वापस से द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा वो है हमारा गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा एक चीज़ टेम्परेचर के बारे में और जान लीजिए। टेम्परेचर जो है आपका दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, एक तो आपका डिग्री सेल्सियस में और दूसरा केल्विन में, ठीक है। डिग्री सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में जाना है तो आप फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे +273। दैट मीन्स अगर मैं कह रही हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक है पानी का या जल का, अगर मुझे इसे केल्विन में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, डिग्री सेल्सियस में जितना टेम्परेचर है उसे यहाँ फॉर्मूले में रखूँगी 100 प्लस फॉर्मूले में हमारा साथ में क्या दिया हुआ है 273, और इसे ऐड कर देंगे, जो भी हमारा तापमान आएगा तापमान हमारा 373, ये हमारा किस में आएगा, केल्विन में। तो अगर मैं केल्विन स्केल पे बात करूँ कि केल्विन स्केल पर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा पानी का, तो वो है 373 केल्विन। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब सब्लिमेशन के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए सब्लिमेशन के प्रोसेस मैंने क्या बताया कि कोई भी सॉलिड, ये हमारा मान लीजिए हमने यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ले रखा है। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पदार्थ है जो सब्लाइम कर जाता है, यानी अगर हम इसे हीट करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में आए बिना, द्रव अवस्था में आए बिना डायरेक्टली गैस अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ यही एक्सपेरिमेंट हमने कर रखा है। यहाँ पर हमने एक चाइना डिश में सॉलिड लिया है अमोनियम क्लोराइड, इसके ऊपर उल्टा करके फनल रख दिया है, फनल को ऊपर से यहाँ कॉटन प्लग से यानी रुई लगाकर इसे बंद कर दिया है, जिससे कि कुछ भी अगर गैसियस अवस्था में आता है तो इसमें से बाहर एस्केप आउट ना हो। अब हम यहाँ से ऊष्मा देना शुरू करेंगे। यहाँ से हमने फायर यहाँ पे जला दी है बर्नर के थ्रू। अब जब ये हीट होगा तो ये लिक्विड स्टेट में ना आके क्या बनेंगी, इसकी वेपर्स बनेंगी, और ये वेपर्स कहाँ जाएंगी, ये ऊपर की तरफ जाएंगी। जब ऊपर की तरफ जाकर ये फनल के ठंडी वॉल्स, ठीक है, वॉल्स क्योंकि फनल ऊपर से ठंडा है, ठीक है, तो
जब ये फनल की वॉल्स के ऊपर टकराएंगी तो ये वहाँ पर फिर से सॉलिडिफाई हो जाएंगी, यानी फिर से जम जाएंगी। तो यहाँ हमने देखा कि सॉलिड को जब हमने हीट किया तो वो वाष्प में कन्वर्ट हुआ, यानी गैसेस में कन्वर्ट हुआ, और जब गैस जो है फिर से ठंडी हुई तो वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। इसी को कहा जाता है सब्लिमेशन। इंग्लिश में इसके लिए एक ही वर्ड है, वाइस वर्सा दोनों के लिए, चाहे सॉलिड गैस में परिवर्तित हो चाहे गैस सॉलिड में परिवर्तित हो, दोनों के केस में इसे सब्लिमेशन कहेंगे। लेकिन हिंदी में देखिए दोनों के लिए अलग वर्ड यूज हो रहा है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। और भी आपके इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैम्फर, आप सब लोगों ने अपने घर में कपूर की गोलियां देखी होंगी, ठीक है, कपड़ों के बीच में रख देते हैं, कभी उन्हें गलते हुए नहीं देखा होगा, वो गायब हो जाती हैं, है ना, वो थोड़े समय बाद अपने आप गायब हो जाती है। ऐसे पूजा में भी जो कपूर जलाते हैं उसको भी आप देखेंगे जब आप दिए में उसे रखते हैं तो वो डायरेक्ट जो है फिर वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको पिघलते हुए नहीं देखेंगे आप। ऐसे ही अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे देखिए गैस है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाती है ठंडा करने पर सॉलिड CO2 में, ठीक है, सॉलिड CO2, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, शुष्क बर्फ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज ड्राई आइस, तो आपको पता होना चाहिए ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2। ये बहुत ठंडी होती है और ठंडी होने की वजह से ही इसे हम एज अ कूलेंट या रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह को ठंडा रखना इन सब के काम आती है। इसके अलावा इसका फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह में भी बहुत यूज़ होता है। तो ये तो हुई टेम्परेचर चेंज की बात। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कि प्रेशर में अगर हम चेंज लाते हैं तब क्या होता है, ठीक है, प्रेशर चेंज की बात करते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए प्रेशर या दबाव में जब हम चेंज लाएंगे, पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी अवस्था में फ़र्क पड़ेगा। हमें पता है कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं और इनके बीच में स्पेस है। जब हम इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, मतलब अगर मान लीजिए मैंने किसी इस तरह के कंटेनर में एक गैस फिल कर दी है, ठीक है, और इसमें एक ऊपर से पिस्टन लगा दिए, इस पिस्टन को मैं क्या कर सकती हूँ, प्रेस कर सकती हूँ, दबा सकती हूँ, नीचे की ओर मैं इसे धकेल सकती हूँ। तो जब मैं इसे मान लीजिए धीरे धीरे करके धकेलूँगी, दैट मीन्स मैं क्या इंक्रीज़ कर रही हूँ, प्रेशर इंक्रीज़ कर रही हूँ, दबाव इंक्रीज़ कर रही हूँ। दबाव इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा, इन कणों के पास जगह कम बचेगी इधर उधर भागने के लिए, तो ये जो इनके बीच की जो रिक्त स्थान है वो कम होते चले जाएंगे। तो जब ये रिक्त स्थान कम होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आने लगेंगे और इनके अंदर जो आकर्षण बल है, यानी कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है इनके बीच के पार्टिकल्स के बीच में, वो अब कहीं ना कहीं जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जब कंटिन्यूसली क्या किया जाता है, इस तरीके से प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है और टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है, तो हम इस प्रोसेस से किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी हम किसी गैसीय अवस्था से उसे उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो हमने क्या किया, इन पार्टिकल्स या कणों के बीच में जो जगह थी उसको कम करने की कोशिश की ताकि इसके बीच में जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएं। जब हमने टेम्परेचर कम किया तो टेम्परेचर कम करने से इनकी गतिज ऊर्जा कम हो गई, जिसकी वजह से ये जो इधर उधर भाग रहे थे ये भी अब कम हो जाएगा। तो ये था हमारा कन्वर्जन। अब बात करते हैं लेटेंट हीट की। अब लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट का अर्थ है छुपी हुई ऊष्मा, ठीक है, हम छुपी हुई या सुषुप्त या फिर आप कह सकते हैं गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेटेंट हीट के लिए हम सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। हमने इस बीकर में क्या लिया हुआ है, आइस क्यूब्स लिए हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी बर्फ़ रखी हुई है। हमने साथ में एक इसमें थर्मामीटर लगा दिया है ताकि हम मेज़र कर सकें कि टेम्परेचर कितना है इसका। अभी इस वक्त इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, ठीक है, बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है। हमने नीचे से यहाँ पर ट्राइपॉड स्टैंड लगाया है और यहाँ बर्नर लगा दिया। बर्नर को ऑन कर देंगे और इसमें हीट देना शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर हीट देने के बाद ये बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई, बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन हम देखेंगे कि थर्मामीटर में टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो रहा है, यानी थर्मामीटर में तापमान बढ़ नहीं रहा है और लगातार यहाँ पर हम ऊष्मा दिए जा रहे हैं और
बर्फ जो है पिघल भी रही है लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा। तो आखिर ये ऊष्मा जा कहाँ रही है? ये काम आ रही है बर्फ को पानी में परिवर्तित करने की। यानी यहाँ पर जो स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, या फिर आप कह सकते हैं ठोस से द्रव में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा उसे मिल रही है इस ऊष्मीय ऊर्जा से। और इसीलिए हमें थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। थर्मामीटर में टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक यहाँ एक भी आइस क्यूब है। जब सारे आइस क्यूब पिघल कर बिल्कुल पानी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमें थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज होना दिखाई देगा। तब तक यहाँ पर जितनी भी हम हीट दे रहे थे वो हीट किस काम आ रही थी? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के काम आ रही थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको आइस दे रखी है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही हमको वाटर दे रखा है, ठीक है, और हम कहें कि किसमें ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में ज़्यादा एनर्जी या ऊर्जा जो है वो उपस्थित है। वो क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस आइस ने पिघलने के वक्त जब वाटर में वो कन्वर्ट हुई तो ऊष्मा ली, तो ज़्यादा एनर्जी जो है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में इस समय उपस्थित है। यही चीज़ आप देख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने क्या रखा है, अब बीकर में हमने ले रखा है पानी, और ये पानी हो रहा है बॉईल। यहाँ पर इसमें स्टीम बननी शुरू होगी। देखिए, स्टीम बनने से पहले जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमने ऊष्मा देनी शुरू करी, तो अब टेम्परेचर तब तक राइज होना होगा जब तक हमें यहाँ पर स्टीम नज़र आनी शुरू नहीं होगी। सेम चीज़ है वही जैसे कि हमने फ्यूजन में देखा था, वाटर का तापमान बढ़ रहा था और उस तापमान पे आ रहा था जब ये स्टीम में वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो, यानी पानी से वाष्प बनने में जो कन्वर्जन में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए ये ऊर्जा उस समय इस्तेमाल हो रही थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसीलिए अगर मैं यहाँ पूछूं कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर में ज़्यादा एनर्जी है या 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम में ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो कौन ज़्यादा हीट एनर्जी जिसके अंदर उपस्थित है, तो आप ये कहेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस वाली एनर्जी तो इसके पास है ही है, साथ ही साथ लेटेंट हीट भी प्रेजेंट है। तो इसका अर्थ है कि इसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी उपस्थित है, इसीलिए ज़्यादा सीवियर बर्न्स जो होते हैं या ज़्यादा तेज़ी से जो जलता है वो भी स्टीम की वजह से जलता है, क्योंकि स्टीम में अधिक ऊर्जा उपस्थित है, तो इसलिए स्टीम से ज़्यादा सीवियर बर्न्स होते हैं। अब देखिए, लेटेंट हीट की अगर हम एक ऑर्गेनाइज्ड एक सही डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करें तो ये है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम किसे कहेंगे कि जूल्स में जितनी ऊर्जा, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम ठोस को, ठीक है, 1 किलोग्राम ठोस को उसके मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक पर लिक्विड स्टेट में चेंज करने की, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे जो आइस का यहाँ टेम्परेचर है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब तक यहाँ पर ये सबका सब पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता हमें यहाँ टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, इसीलिए लिखा गया है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। एक हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात कर ली है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की भी इसी तरीके से डेफिनेशन बनाई जा सकती है। अब देखिए, बात करते हैं एक और फिनोमिना की जो कि है आपका इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। हमने अभी तक बात करी कि बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी लिक्विड जो है वो अपने गैसियस अवस्था में आ जाता है या वेपर फॉर्म में आ जाता है कह लीजिए, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी लिक्विड जो है वो वाष्प में तभी कन्वर्ट होगा जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। हमने अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देख रखे हैं जहाँ पर लिक्विड स्टेट से अपने आप वेपोराइजेशन हो रहा है और वहाँ पर वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही है, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत हाई टेम्परेचर हमने दे रखा है या बॉइलिंग पॉइंट पे रीच हो गया है लिक्विड, वहाँ उससे पहले ही उस पर वाष्पीकरण हो जाता है। जब आप घर पे अपने कपड़े वगैरह धोकर सूखने डालते हैं
तो वो थोड़े समय बाद सूख जाते हैं। अब वो क्या हुआ है, वहाँ पर जो पानी कपड़ों में उपस्थित था वो वाष्प में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो वाटर प्रेजेंट था आपके क्लोथ्स में वो वेपोराइज हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा था, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के ही टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो गया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन या वाष्पीकरण। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। ठीक है, तो अपने क्वथनांक से कम तापमान पर जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो इसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण। अब फैक्टर्स देखते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि सतही क्षेत्रफल। इसको भी आप डे टू डे लाइफ के जो एग्जाम्पल है कपड़े सुखाने को लेकर, इसी से आप समझ सकते हैं। जब आप कपड़े सुखाने डालते हैं, अगर आप उन्हें सिकोड़ के डाल देंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे, लेकिन आप उनको अच्छे से फैलाकर अगर डालेंगे तो वो आसानी से सूख जाते हैं, जल्दी सूखते हैं। ठीक है, जल्दी सूखेंगे वो। क्यों? क्योंकि जब हम क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो जो वाष्पीकरण है अब वो ज़्यादा सतह से हो रहा है तो वो जल्दी होता है। तो इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ाने से इवापोरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड है आपका टेम्परेचर। तापमान बढ़ने से भी वाष्पीकरण का जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है। जब आप धूप में डालते हैं, कड़ी धूप में आप कपड़े डालेंगे तो तेज़ी से सूख जाते हैं और जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, जबकि किसी बारिश वाले दिन या जब बादल बादल आ रहे होते हैं तब आप अगर कपड़े डालेंगे तो वो उतनी जल्दी नहीं सूखते। तीसरी चीज़ है आपकी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। अब आर्द्रता क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो आसपास की हवा है उसमें कितनी वाटर वेपर या वाष्प उपस्थित है वही होती है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। अब किसी दिन अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो कपड़ों को सूखने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वेपर का कंटेंट पहले से ही एयर में बहुत ज़्यादा है, पहले से ही वाष्प उपस्थित है, तो वो और ज़्यादा वाष्पीकरण के प्रोसेस को फास्ट नहीं करेगी। ठीक है, इससे वाष्पीकरण जो है वो और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और विंड स्पीड की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि विंड स्पीड बढ़ेगी तो वाष्पीकरण या इवेपोरेशन का स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिस दिन हवा बहुत तेज़ चल रही होती है उस दिन भी कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो ये है आपके जो कारक जो कि आपके वाष्पीकरण के फिनोमेना या प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो वाष्पीकरण का प्रभाव होता है कूलिंग। वाष्पीकरण के फिनोमेना की वजह से होती है कूलिंग, यानी ठंडक होती है। तो ये क्यों हो रही है? हम कह रहे हैं कि कोई भी लिक्विड जो है जब वो अपने क्वथनांक से नीचे के तापमान पर वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है तब हम उसे इवेपोरेशन कह रहे हैं, लेकिन उसे कुछ ना कुछ हीट तो चाहिए होगी वाष्प में कन्वर्ट होने के लिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ सतह के ऊपर पानी फैला हुआ है, इसे वाष्प में अगर परिवर्तित होना है तो कहीं से तो ये ऊर्जा लेगा। ये ऊर्जा ये कहाँ से लेगा? ये ऊर्जा ये उस जगह से लेता है जिस पर ये उपस्थित है, यानी जिस भी चीज़ के ऊपर ये लिक्विड प्रेजेंट होता है उसमें से ये अपनी ऊष्मा लेता है, और वो ऊष्मा आप क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट। हमने अभी देखा था लेटेंट हीट या प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, जो किसी स्टेट को कन्वर्ट करने के काम आ रही होती है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर ये जो लेटेंट हीट है ये कहाँ से ली जा रही है? जिस सतह पर वो लिक्विड या द्रव उपस्थित। अगर आप अपने हाथ पर थोड़ा सा एसीटोन डालिए, ठीक है, थोड़ा सा आप एसीटोन या जो नील पॉलिश रिमूवर होता है थोड़ा सा उसे रख के देखिए, वो बहुत जल्दी उड़ता है, लेकिन जब वो उड़ रहा होगा थोड़ी देर में वो पूरा आपके हाथ से हट जाएगा, लेकिन जब वो उड़ जाएगा तो आपके हाथ में जो है कूलिंग फील होने लगेगी। जब आप उसे रखेंगे तभी कूल फील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ से क्या ले रहा है? हीट ले रहा है, और आपके हाथ से जब हीट वो लेगा तो आपको क्या फील होगा? कूल। बच्चे जब बहुत ज़्यादा खेल कर आते हैं, खूब पसीने वसीने हो रहे होते हैं, तो इसके बाद वो क्या करते हैं? वो पंखे के नीचे बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि पंखा खोल दो पसीना सूखेगा। इससे उन्हें क्या फील होती है? ठंडक फील होती है। क्यों? क्योंकि जब पसीना उड़ेगा तो वो कहाँ से लेगा हीट? वो उसकी बॉडी से, ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में से हीट लेगा और उसकी वजह से हम ठंडक फील करेंगे। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि काफ़ी गर्मियों के दिनों में शाम के समय में लोग अपने घरों के बाहर पानी का छिड़काव करते हैं। वो किस लिए करते हैं? जिससे कि जब वो पानी वेपराइज होगा यानी इवेपोरेट होगा,
तो वो गर्मी कहाँ से लेगा, वो गर्मी लेगा ज़मीन से, और इससे जो है बाहर थोड़ी ठंडक हो जाएगी, ज़मीन ठंडी पड़ेगी। मटके का भी एक एग्जाम्पल इसमें लिया जाता है। जो आपका मटका होता है उसमें भी जो पानी अंदर, घड़े के अंदर पानी जो रखा हुआ होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। उसका कारण भी क्या है, उसका कारण भी इवेपोरेशन ही है। मटके में क्या होता है, यहाँ पर ये जो मिट्टी का जो मटका है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं इस मिट्टी के अंदर, बहुत बारीक बारीक, जिनमें से पानी ऊपर सतह की तरफ आता रहता है। अगर आपने कभी मटके में रखा हुआ पानी को देखा हो, ठीक है, तो उस घड़े को जब आप बाहर से भी छुएंगे ना तो हल्का हल्का सा गीला गीला महसूस होता है, क्योंकि लगातार जो पानी है वो इन छिद्रों के माध्यम से ऊपर सतह की ओर आ रहा है, बाहर की ओर। अब जब ये बाहर की ओर सतह पे आता है तो अब ये वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, और वेपर में कन्वर्ट होने के लिए ये ऊष्मा या फिर ऊर्जा कहाँ से लेगा, ये घड़े के बाकी अंदर रखे हुए पानी में से ऊर्जा लेगा। जो घड़े के अंदर रखा हुआ पानी है वो जब अपनी ऊर्जा इसको दे देगा इवेपोरेट होने के लिए, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, और इसीलिए घड़े के अंदर रखा हुआ पानी जो है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपनी हीट लूज कर रहा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोसेसेस हैं जो इवेपोरेशन पे डिपेंड करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ में जहाँ इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि इवेपोरेशन के इस प्रोसेस में एक तो फैक्टर्स याद रखने के कौन कौन से फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं, और दूसरा ये भी याद रखना है कि इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है इवेपोरेशन का।